हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स की महामैराथन क्लास पढ़ाने वाली हूँ। और ये महामैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज मैं जो मैथ्स में जो भी आपके चैप्टर हैं उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने वाली हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो फिर आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उनको पहले यहाँ पर कवर करते हैं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे प्रशिक्षु नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्यों ना ये जो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनको क्लियर करें। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे गिनती करने वाली जो संख्याएं होती हैं, जैसे जो 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ अनंत तक जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर आपका प्राकृत संख्या आता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्राकृतिक संख्या हो या प्राकृत संख्या हो। सबसे ज़्यादा इसमें से आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या क्या है। ये कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, तो 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिससे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती यानी पूर्व से ही जान जाइए, पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे 2 से पहले अगर पूछा जाए 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो आप क्या कहोगे 1। तुरंत उसमें 1 माइनस कर दोगे, क्या हो जाएगा 1। या फिर आपको ऐसे पता होना चाहिए 2 से पहले कौन सी संख्या आती है, 1 आती है, तो यानी 1 क्या है आपकी पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती का मतलब ही होता है कि पिछली मतलब पहले वाली संख्या। ठीक है, 2 से पहले वाली संख्या क्या थी या पिछली संख्या क्या है। ठीक है, तो किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि पूर्व मतलब होता है पहले। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि इसमें पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। तो 2 की पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछी जाए तो 1 है। 3 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 3 से पहले क्या आता है 1 आता है, यानी कि आप एक माइनस भी कर सकते हो और आप ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अनुवर्ती मतलब होता है बाद वाली। ठीक है, पूर्व मतलब पहले वाली, अनु मतलब बाद। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली यानी ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो अनुवर्ती को ही हम उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे उदाहरण में देखिए, 1 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम 1 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये कहा गया है कि 1 से पहले क्या कोई प्राकृतिक संख्या आती है, नहीं आती है। ठीक है, 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। ठीक है, यानी 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं, यानी 1 से पहले कोई नहीं आता है। अगर घुमाकर प्रश्न पूछना चाहे तो इन 2 तरीके से पूछ सकता है। दूसरा है 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या। जब 1 की कोई पूर्ववर्ती नहीं होगी तो 1 किसी की अनुवर्ती नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो आपने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से अनंत तक होती है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो एक क्या है, पूर्ववर्ती मतलब होता है कि किसी भी संख्या के पहले किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटा देने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ववर्ती कहलाती है, और 1 जोड़ देने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण। अब यहीं से आप समझ लीजिए प्राकृतिक और पूर्ण में डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। पूर्ण मतलब पूरी। ठीक है,
यानी जब हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं या प्राकृतिक संख्याओं के साथ जोड़ लेते हैं तो वो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जीरो से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो जीरो होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो एक होती है। ठीक है, चलिए, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, इतना याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी पूर्ण संख्या क्या सबसे बड़ी होती है तो कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उससे बाद वाली सबसे बड़ी होती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है भाज्य संख्या। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी जो संख्या स्वयं और खुद के अलावा, यानी स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कट रही है, कोई तीसरी संख्या से भी कट रही है, तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या क्या होती है? हमेशा 4 से शुरू होती है। 4, 6, 8, 9 ये भाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये एक से भी कट रही है, खुद से भी कटेगी 4। ठीक है, इसके साथ साथ 4 जो है वो क्या होगी? 4 हमारी 2 से भी कटेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी एक से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी और 2 से भी कट रही है, यानी 3 इसके गुणनखंड, जिसके मतलब 3 गुणनखंड हो। इतना ज़्यादा, कम से कम 3 गुणनखंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के केवल 1 और 2 गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे, यानी कि जो संख्या जैसे 2 है, 2 के हमारी क्या होता है? ये 1 से कटती है और ये स्वयं से कटती है। जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जो खुद से कटे और किसी एक संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे। समझ में आ गया? इतना याद रखना है, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के कम से कम 3 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो ये स्वयं से कटती है और दूसरी ये 1 से कटती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, अब आप सोचोगे 1 क्यों नहीं होती? क्योंकि 1 जो है ये खुद से कट जाएगी और खुद ही तो 1 है ना, इसलिए ये नहीं होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी वो अभाज्य संख्या होती हैं। अगर अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है। चलिए, अब नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसे हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसमें केवल एक ही गुणनखंड हो, 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो। तो हम 2 को, जब हम 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 1 होता है। 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। तो ये हमारी कौन सी है? ये हमारी हो जाएंगी क्या है? उभयनिष्ठ यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 गुणे 1 2 हो गया, 3 गुणे 1 3 हो गया। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत पूछी जाती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? आपने हमेशा पढ़ा है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये Q है, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ P और Q 2 पूर्णांक है तथा Q 0 ना हो, यानी Q जो है वो शून्य ना हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, Q क्या हो? हमारा शून्य ना हो तो वो हमारा क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, -5/4 ये परिमेय संख्या है, 7/9 ये परिमेय संख्या है, -6/6 ये भी परिमेय संख्या है। अगर यही होता 2/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इसमें प्रश्न वो ये है कि पाई कैसी संख्या है। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय। तो पाई अपरिमेय संख्या, ये दिमाग में आपने रख लीजिए, बसा लीजिए, पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि 22/7, आपको पता है पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो ये 22/7 जो है ये आपकी परिमेय संख्या है और पाई आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए,
वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में न व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे पाई है हमारा, √2 है, √5 है। ठीक है, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी रूट में जो भी संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं। फिर आपने पढ़ा पूर्ण संख्याएं किसे होती है, जिसमें 1 से क्या हो, जिसमें 0 भी सम्मिलित हो जाए। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 भी सम्मिलित है, 0 भी जुड़ा हुआ है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आई पूर्णांक की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण, प्राकृतिक और पूर्णांक में। ठीक है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक तथा पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो हमारी 0 है, 0 से लेकर जितनी भी हमारी इधर धनात्मक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 से लेकर अनंत तक, ये सभी हमारी संख्याएं क्या है, ये हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। यानी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्या सम्मिलित हो जिसमें, वो हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में इंटीगर नंबर भी कहते हैं। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये जितनी भी हमारी माइनस वाली संख्या होती है उनको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, और जितनी भी हमारी प्लस वाली संख्या होती है उनको हम धनात्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे, और ये शून्य ना तो सकारात्मक होता है ना नकारात्मक, यानी ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही ये निगेटिव होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए शून्य कैसी संख्या है, तो ये ना पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है। ठीक है, चलिए, तो 0 को मिला करके जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, जितनी भी हमारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, सभी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है योगात्मक तत्समक। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादातर आपके इक्वेशन मतलब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं, और आपके ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो शून्य को हम योगात्मक या योज्य तत्समक कहते हैं। योगात्मक कहिए या योज्य कहिए, बात एक ही है। ठीक है, क्यों, मतलब कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर अगर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आइए एग्जाम्पल बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे हमने क्या किया, 7 में 0 जोड़ दिया तो हमें वही संख्या प्राप्त हुई। यानी किसी भी संख्या में शून्य जोड़ देने पर हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमें वही संख्या मिल गई, तो वो हमारी क्या हुई, योगात्मक तत्समक कहलाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो शून्य हमारा क्या है, योगात्मक तत्समक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं। तो 1 को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्यों, यदि हम क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें तो वो हमारी संख्या, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ऐसी संख्या, किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जिसमें हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो। यानी किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो और उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए 7 का 7 ही रह गया। ठीक है, तो वो हमारा हो गया गुणात्मक तत्समक। आई होप कि मेरे सारे प्रशिक्षु अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो गुणात्मक तत्समक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, और योगात्मक तत्समक हमारा 0 होता है। यानी कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़े जिससे हमें वही संख्या प्राप्त हो, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब हम 7 में 0 जोड़ेंगे तभी तो हमें 7 मिलेगा। ठीक है, जब किसी भी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो, तो 7 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तभी तो हमें 7 मिलेगी। समझ में आ गया। चलिए, अगला है समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण किसे कहते हैं, चलिए बताते हैं। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। यहाँ कहा गया है कि ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं, सभी मान के लिए नहीं, कुछ। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है x + 1 = 2। ठीक है, यानी कि x + 1 = 2। तो हमने मान लिया यहाँ पर, माना x का मान क्या हो गया, माना हमने x का मान यहाँ पर है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x का मान 1 रख लिया और +1 की जगह पर 1 = 2। अब 1 1 हो गया 2, 2 = 2। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि कुछ मान से ये संतुष्ट है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मैंने रख लिया कि x का मान यहाँ पर हमने रख लिया 3। ठीक है, तो हमने किया x + 1 = 2 है ना, तो x की जगह पर 3 रख लिया, तो 3 + 1 = 2। अब देखिए 3 और 1 हो गया 4 = 2, यानी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2, यानी कि ये मान समान नहीं है। ठीक है,
तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उन्हें हम समीकरण कहते हैं। समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, इंग्लिश में वो इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। सभी मान के लिए नहीं, कुछ मान के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर्व समीका किसे कहते हैं। सर्व समीका ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्व समीका कहलाता है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा 2x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x + 4, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये दोनों, यानी कि ये भी चर समान होगा, ये भी, यानी कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। यानी जब भी हम कभी भी x का कोई भी मान रख दें, दोनों साइड बराबर होंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने x का मान लो 1 रख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा, इनसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, अब यहाँ पर हो गया 2x + 4, ठीक है। अब x का मान लो हमने 1 रख दिया, तो 2 × 1 + 4 बराबर 2 × 1 + 4। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 × 2 + 4 बराबर 2 × 2 + 4, यानी कि हो गया 4 2 6 और यहाँ पर हो गया 6, यानी 6 = 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 = 6 आ जाएगा, यानी दोनों मान समान है। और अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी हमने क्या लिखा था 2x + 2 और यहाँ पर लिखा था 2x + 4, यही तो लिखा था। अब यहाँ पर हम x का मान 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और x का मान 2 + 2 बराबर 2 × 2 + 4, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 + 4, यानी 4 4 8 और 4 4 8, यानी कोई भी हम x का मान यहाँ पर रख दें, दोनों में आंसर, यानी दोनों के, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो, दोनों का मान बराबर होगा। यानी कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान में कोई भी हम x का कोई भी मान रख दें, दोनों मान किसी भी मान में वो क्या होगा, सत्य होता है, वो सर्व समीका कहलाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, हम अभी पढ़ रहे ना कि चर और अचर की बात हम करें, तो भाई ये चर होता क्या है, ये भी तो हमें जानना चाहिए। कि इतनी देर से आप सोच रहे हो मैम ये चर और अचर बता रही, हमें नहीं समझ में आ रहा ये चर क्या है। तो जितने भी जो आपकी इंग्लिश के जो आपके जो क्या बोलते हैं लेटर्स होते हैं, जैसे x y z, ठीक है, ABCD से लेकर Z तक जितने भी होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। यानी कि वह संख्या जिसका मान बदलता है चर संख्या कहलाती है। कैसे, जैसे x का मान हम 2 भी रख सकते हैं, x का मान हम 3 भी रख सकते हैं, ठीक है, x का मान हम 4 भी रख सकते हैं, यानी x की जगह 4 भी रख लिया, x का मान हम 5 भी, यानी कि वह संख्या जिसका मान बदलता रहता है वो क्या कहलाता है, चर संख्या कहलाती है, ठीक है। अचर संख्या क्या होती है, कांस्टेंट नंबर हम इसको बोलते हैं और उसको हम वेरिएबल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वह संख्या जिसका मान सदैव स्थिर या नियत रहता है या संख्या का मान कभी बदलता नहीं है, उसे हम अचर संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारी गणित की गिनतियाँ, ठीक है, जैसे गिनतियाँ क्या होती हैं, यानी संख्या जो होती है वो अचर होती हैं। अब आपने कहा कि 1 का मान आप कहो 2 रख दो तो नहीं रख सकते, क्योंकि 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, हम इसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मतलब ऐसी संख्या जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, वो हमारी चर संख्या कहलाती है। जैसे x का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का मान कुछ भी रख सकते हैं, z का मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आई होप मेरे सारे प्रशिक्षु समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने BA वाला क्वेश्चन कराया था ना कि x + 2 और यहाँ पर मान लो ये, तो हमने अगर यहाँ पर मान लो हम x का मान 1 रखते हैं तो हम उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2x + 2 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 × 1 हो जाएगा +4, क्योंकि x का मान 1 है तो 2 + 4। अब यहाँ पर हम x का मान 2 भी रख सकते हैं, तो ये 2 में हल किया जाएगा, x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 में हल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने गिनतियाँ एक बार भी नहीं बदली, ठीक है। तो जो गिनती हमारी होती है वो अचर कहलाती है, जो हमारे जो लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक आपका 2016 में पूछा भी गया था और ये कहा गया था कि निम्नलिखित में से समीकरण व सर्व समीकाएं बताइए। यानी कि इसमें समीकरण है या ये सर्व समीका है, तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पर x का मान रखेंगे। अब वहाँ पर आपको x का मान नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से कोई भी x का मान रख के ये देखना होगा। अगर दोनों पद समान है, यानी 2 बार चेक करिएगा, x का मान 2 बार चेक करिएगा, अगर दोनों पद दोनों बार समान निकले तो यानी वो सर्व समीका है। और अगर x का मान रखने पर एक बार समान निकला और दूसरी बार समान नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये क्या है, तो ये मान लो हमने यहाँ पर x का मान रख लिया 1, ठीक है, अभी मैंने इसके बारे में ही बताया था। तो यहाँ पर x का मान 1 रख लिया, तो हम x की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 + 1 बराबर 2x + 2, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर 1 मान लेंगे x का मान। अब 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 2 1 कम 2 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 4 बराबर 4, यानी x का मान क्या है, समान है, यानी ये सर्वसमीका है। अब एक बार हम और भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है भाई ये x का मान समान ना हो, ठीक है, तो हम x का मान अब रख लेते हैं 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, x का मान हो गया 2 प्लस 1 बराबर 2 गुणे x का मान कितना है 2 प्लस 2। अब ये इसको इससे करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 2 दूनी 4 और प्लस 2, 4 2 6 बराबर 4 2 6, यानी दूसरी बार में भी x का मान समान निकला, यानी ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है, वो सर्वसमीकाएँ हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलिए दूसरी बार पूछा गया, यहाँ पर भी इसको बताइए, तो यहाँ पर भी हम रख कर देख लेते हैं x का मान, ठीक है। चलिए रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने x का मान रख लिया 1, ठीक है। अब देखते हैं 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर 1, क्योंकि x का मान 1 है ना, जहाँ पर x का मान रखना होगा वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब 2 1 कम 2 हो गया माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा बराबर 1, यानी कि ये दोनों, अब तो हमें तो ये सर्वसमीका लग रही है क्योंकि दोनों के मान समान है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। अब x का मान हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब x का मान 2 रखने पर देखते हैं, अगर दोनों बार दोनों के ये इधर भी मान समान हुआ, इधर भी मान समान हुआ, दोनों के मान समान हुए, यानी कि ये सर्वसमीका होगी, ठीक है, वरना तो ये समीकरण होगी। तो अब की बार हम x का मान 3 रख लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो 2 गुणे x का मान 3 माइनस 1 बराबर 3। अब आप कहोगे 2 क्यों नहीं रखा, अब 2 तो बार बार आपको बता ही रहे ना, एक बार 3 रख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हो गया 2 3 6 माइनस 1 बराबर 3, ठीक है। 6 में से 1 गया, क्या हो गया, 6 में से 1 गया, बचा 5, 5 बराबर 3, यानी कि ये क्या है, यानी कि ये अब आपको पता चल गया कि हम x का मान जब दोबारा रखें तो ये हमारी क्या निकली, समीकरण निकली, ना कि सर्वसमीका। सर्वसमीका होती तो यहाँ पर फिर से 3 आ जाता है या फिर से 5 आ जाता है ना, तो इस तरीके से। चलिए एक बार x का मान 2 रख के भी देख लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो 2 गुणे यहाँ पर x का मान कितना है 2 माइनस 1 बराबर यहाँ पर 2। अब यहाँ होगा 4, 2 दूनी 4 हो गए ना, 4 माइनस 1 बराबर 2, 4 में से 1 गया 3 बराबर 2, यानी कि ये हमारी क्या थी, ये हमारी समीकरण थी, यानी कि जहाँ पर सिर्फ एक बार आए और दोबारा ना आए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, समीकरण होगी। अगर यहाँ पर सर्वसमीका होता तो हम x का मान कुछ भी रखते हैं, दोनों पद हमारे क्या होते, समान होते। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। यहाँ पर अभी थ्योरेटिकल बेस आपका पोर्शन चल रहा है, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अगर ये सारे क्वेश्चन आप महामैराथन क्लास के स्किप कर रहे हो तो फिर मत बोलिएगा कि मेरा पेपर ख़राब हुआ है, ठीक है। चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ये बहुत वीडियो शेयर होनी चाहिए, कम से कम 10,000 लोगों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो बीज गणित में अज्ञात संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी जो हमारी संख्याएं होती हैं उनमें हम अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ए का, बी का, सी का, है ना, ए बी सी डी ये सब प्रयोग करते हैं, इन्हें अक्षर या बीज कहते हैं, ठीक है। कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह गणितीय संख्याओं के चिन्ह से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा हो गया एक पदीय बीजीय व्यंजक, ठीक है। एक पदीय बीजीय व्यंजक का क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x इंटू 6, ये लिखा है ना, 2x इंटू 6 लिखा हुआ है ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, अब ये हमारा क्या है, एक पदीय बीजीय व्यंजक। क्यों, क्योंकि इसका आंसर एक पद में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे x भी लिख सकते हैं, गुणे 6 भी लिख सकते हैं, इनको तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अचर अचर राशि है, इनको एक साथ गुणा कर लेते हैं, और ये चर को हमने क्या, 2 छंग 12, 12 और यहाँ पर गुणे x, तो ये हमारा हो गया 12x, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा है 5 और ये 4, तो हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे y, ठीक है। अब यहाँ 5 को 20 हो जाएगा गुणे y, यानी 20y हो गया। तो उत्तर हमारा सिर्फ एक पद में आया, ठीक है। क्या हुआ, एक ही पद में आया, कितना भी हम इसको फैलाकर आंसर दें लेकिन उत्तर एक ही पद में आया, तो ये हमारा हो गया एक पदीय व्यंजक, ठीक है। इसी तरीके से और समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पर लिखा है 4x, मान लो लिखा है 4x इंटू 1, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू एक्स इंटू 1। अब यहाँ पर क्या, 4 एक कम 4 हो गया, यानी 4 1 जा 4, 4 इंटू एक्स हो गया बराबर 4x हो गया, यानी एक पद में उत्तर आया है। तो जब उत्तर एक पद में आए तो वहाँ हमारा होगा एक पदीय व्यंजक, ठीक है। चलिए सेकंड है समान आधार वाले घातीय व्यंजकों का गुणा, ठीक है। समान आधार वाले घातीय व्यंजक का गुणा क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x इंटू एक्स, ठीक है, इसका गुणा करके दिखाया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर घात छिपी हुई है एक एक की, तो हम यहाँ लिखते नहीं है, ठीक है।
तो हमने यहाँ लिख दिया 3 इंटू क्या हो गया एक्स, एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया 3x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही घात में है, ठीक है, समान आधार वाले घातीय व्यंजक हैं, यानी इनका पद एक ही समान है, ठीक है। चलिए आगे, जैसे यहाँ पर लिखा 3x इंटू 4x, तो चलिए इनको भाग गुणा करके देखते हैं। तो हम जो है क्या करते हैं, संख्याओं को एक पास ले जाते हैं और जो हमारी जो चर राशि है उनको एक पास ले आते हैं। तो 3 गुणे 4 गुणे x गुणे x, ठीक है। तो 3 चक्कू हो गए 12 गुणे x, और x कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर हो गया 12x स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें, ये जो हमारे जो बीच ये जो हमारा मान लो ये x इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक घात छिपी हुई थी, जब यहाँ पर बीच में गुणा होता है तो हम उन संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे, तो एक घातें जो होती है हमारी जुड़ जाती है, यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगी, समझ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगर यहाँ पर है 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा ये प्लस, एक सेकेंड, हम यहाँ पर आ गए, ये सॉरी, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इंटू 4x की पावर 3, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये x घात यानी x यहाँ पर 2 है इंटू x यहाँ पर 3 है। तो जब इस तरीके से आता है तो हम इन घातों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा, x बराबर 2 + 3, x की घात 2 + 3 हो जाएगा, यानी x की घात 5 हो जाएगा। समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी दिया गया है 4x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4। तो ये जो हमारे x है इनको एक पास लिख लेते हैं, x स्क्वायर इंटू x की पावर 4 है ना। तो हम इनकी ये घातें जो है जब गुणा में यहाँ नीचे गुणे में होता है तो ये जुड़ जाती हैं। तो x को मान लिया कॉमन, और यहाँ पर होगा 2 + 2 + 4, यानी x की घात कितनी हो गई 8। समझ में आ गया, ये बात यहाँ पर कही गई। बाकी ये जो संख्या है 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी 40, 8 की घात 8, ठीक है, x की घात 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा करिए। चलिए विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा करते हैं। तो विभिन्न चर वाले, विभिन्न चर का मतलब ये हुआ, चर क्या होती हैं, x होता है, y होता है, z होता है, a होता है, b होता है, ये चर हमारी हैं, ठीक है, यानी जो लेटर होते हैं वो चर कहलाते हैं। तो अलग अलग चर वाले, यानी x का गुणा y से हो तो इसे हम अलग अलग चर कहते हैं, x का गुणा z से हो तो ये अलग अलग चर है, समान नहीं है। अगर x का गुणा x से हो रहा है तो ये समान चर कहलाते हैं, x का y का गुणा y से हो रहा है तो ये समान चर कहलाते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो विभिन्न चर वाले यहाँ पर देखिए x का गुणा y से हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब यहाँ पर घात नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, y की घात है, तो समान है ना, तो यहाँ अलग अलग चर हैं तो अलग अलग आएगा आंसर। अगर यहीं पर x गुणे x होता तो ये हो जाता x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x की घात 1, x प्लस x की घात 1 हो जाती तो ये हो जाता है x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर घात जो हमारे चर हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग दोनों की घातें होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्स वाई जेड, क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड है, इस तरीके का आएगा तो आपका आंसर आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर आ जाएगा a b इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये आप इनको गुणा करिए तो आप कैसे लिखोगे, a b c d, ठीक है। इनकी चर जो है वो समान है, लेकिन ये चर जो है अलग अलग हैं, घातें समान है लेकिन चर तो अलग अलग है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट कहता है कि एक पदी व्यंजक और बहुपदी व्यंजक का गुणा, यानी एक पदी व्यंजक क्या होता है, यानी कि एक पदी व्यंजक जो आपके होते हैं, एक पदी व्यंजक से बहुपदी व्यंजक गुणा करने के लिए एक पदी व्यंजक से बहुपदी व्यंजक के पद को गुणा करते हैं। कैसे, चलिए ये देखिए दिया गया है, एक देखिए सबसे पहले आपको बता दें एक पदी व्यंजक क्या होता है, यानी जिसका आंसर एक ही बार में आए। जैसे कि हमने आपको बताया ना, जैसे हो गया 3xy, ठीक है, 2xy, ये आपका एक पदी व्यंजक हो गया। दो पदी व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है, दो पदी व्यंजक होते हैं जैसे आपने कहा 3xy प्लस 4x, यानी बीच में प्लस लग जाए या माइनस लग जाए, ठीक है, ये दो पदी व्यंजक हो गए। अगर आपसे कहा गया कि तीन पदी व्यंजक क्या होता है, तो मान लो 3x प्लस 2y प्लस 5z, तो ये आपका 3 पदी व्यंजक होता है, यानी 2 बार प्लस हो गया या 2 बार माइनस आए। अगर कहे बहुपदी व्यंजक तो 3 से ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब जैसे यहाँ पर कहा गया एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुणा, और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, अगर आपसे कहा जाए एक पदी व्यंजक क्या होता है, तो जैसे हमने कहा 2xy ये एक पदी व्यंजक है। आपसे कहा जाए कि द्विपदी व्यंजक क्या होता है, तो बीच में प्लस हो जाएगा, 2xy प्लस z, ये दो पदी व्यंजक हो गया। तीन पदी व्यंजक कहा जाएगा तो 2xy प्लस z प्लस 12,
ये 3 पदी व्यंजक हो गया। कहा जाए बहुपदी व्यंजक तो जैसे हो गया 2xy प्लस 2x प्लस 3z प्लस 12, ठीक है, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये बहुपदी व्यंजक कहलाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ कहा गया कि एक पदी व्यंजक से बहुपदी व्यंजक का गुणा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 5x, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। लिखा है 5x और 3x की पावर 3 माइनस 2y प्लस 3z। तो ये एक पदी व्यंजक है और ये बहुपदी व्यंजक यानी बहुत सारे व्यंजक हैं इसमें। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो जब भी हम ऐसे गुणा करते हैं तो हम इनका सभी से गुणा करेंगे, 5x का सबसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 3 हो जाएंगे 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15 और x की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 x की पावर 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ये है 2 ही है ना, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, x y हो जाएगा प्लस ये है 3, तो 5 3 15 और x और z हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5x और यहाँ 5 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2xy प्लस 5 3 15 3xz। इस तरीके से हो जाए कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए तो 5x की पावर 3, इसको यहाँ पर गुणा कर दिया। अब यहाँ पर लिखा 5x इंटू 3x² प्लस xy, ये दूसरा है, यानी 5xy से हम 3x² प्लस xy का गुणा करेंगे। यहाँ पर इतना देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है कि 5x का हम एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक में गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए सिखाते हैं आपको। 3x² माइनस 2y प्लस 3z, ठीक है, यही तो है। चलिए थोड़ा ऊपर बता देते हैं, 5x 3x² माइनस 2y प्लस 3z, ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं। क्या कहा गया है कि 5x का गुणा यानी एक पदी व्यंजक का गुणा बहुपदी में करते हैं। तो क्या करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसका इससे भी करेंगे, इसका इससे भी करेंगे, इसका इससे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो 5x की x इंटू 3x की पावर 3 हो गया माइनस 5x इंटू 2y हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अच्छा प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। फिर क्या है, 5x को हम किससे गुणा करेंगे, 3z से, 3z। ठीक है, करते हैं, 5 3 15 हो गया और यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ 1 मान लेते हैं, तो x की घात हो जाएगा 4 माइनस 5। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर घात वो चर राशियाँ अलग अलग हैं तो उनको वैसे ही उतारेंगे, xy प्लस 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 और यहाँ पर भी चर राशियाँ अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, x z उतार लेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिया गया 5xy यानी 5xy का हम ये 3x² प्लस xy के साथ करते हैं। चलिए करके देखते हैं। 5xy का हम किसके साथ करते हैं, 3x² प्लस xy। ये सीख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहीं से आपका क्लियर होगा, यहाँ पर नहीं सीखोगे तो आगे नहीं कर पाओगे। अब ये जो 5xy है इनका हम इनके साथ भी गुणा करेंगे, इनके साथ भी करेंगे। तो चलिए तोड़कर करते हैं। 5xy का पहले इसके साथ करेंगे गुणा 3x²। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया प्लस, तो प्लस में है। अब हमने लिखा 5xy का अब किसके साथ करेंगे, xy के साथ इंटू xy। ठीक है, चलिए करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 5 3 15 गुणे 15 x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2x यहाँ और 1x यहाँ है और y हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और xy, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक x यहाँ एक x यहाँ हो गए 2x और एक y यहाँ एक y हो गए 2y। ठीक है, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई। अब ये कहा गया कि बहुपदी व्यंजकों का गुणा बहुपदी व्यंजकों से, यानी दो बहुपदी व्यंजकों का परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए दिया भी गया, हम इसी के थ्रू आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, वरना स्पेस नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का z प्लस वाई से गुणा करना है। तो यहाँ पर कैसे किया गया, तो यहाँ पर x प्लस वाई का z प्लस वाई से गुणा किया, तो यहाँ हो गया x यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x किया तो x z प्लस वाई प्लस वाई z प्लस वाई।
एक्स जेड हो गया प्लस एक्स वाई हो गया प्लस वाई जेड हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया। हाँ ये सही है, ठीक है, ये नहीं। चलिए आपको बताते हैं कैसे किया गया है, वरना आप सोचोगे समझ में नहीं आएगा। एक्स प्लस वाई का जेड प्लस वाई के साथ करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि एक्स प्लस वाई को हम किसके साथ गुणा करेंगे, जेड प्लस वाई के साथ। चलिए करते हैं। तो इनको इनसे करेंगे, फिर इनको इनसे करेंगे, इनको इनसे करेंगे, फिर इनको इनसे करेंगे। तो एक्स गुणे जेड प्लस क्या हो जाएगा, एक्स गुणे वाई, ठीक है, प्लस फिर आपका क्या है, y गुणे जेड प्लस वाई गुणे वाई, ऐसे यहाँ पर किया गया है। तो एक्स जेड यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स यहाँ पर क्या है, वाई जेड प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वाई है एक वाई है, यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन त्रिभुज से बनते हैं। त्रिभुज में देखते हैं क्या है। तो त्रिभुज की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को, ठीक है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये वाला हमारा त्रिभुज क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि आप समझ रहे हैं ना, जिसकी दो भुजाएं बराबर, द्वि मतलब दो, ठीक है, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा ये और ये भुजा बराबर है, ये थोड़ा लंबी है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती वो हमारी क्या कहलाती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जैसे एक ये मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो होती हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आपको ये बहुत याद करना है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, कल सभी के सवाल कराऊंगी मैं, आज थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रही हूँ, कल सवाल, क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं क्लास नहीं ले पाई। मैंने सोचा आज किसी भी कीमत पे क्लास लेना है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है लंब, कर्ण और आधार का योग होता है। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार का योग ही त्रिभुज का परिमाप कहा जाता है। जैसे P बराबर A प्लस B प्लस C, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर ये क्या है, A प्लस B प्लस C, ये हमारा क्या है, त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, चलिए तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपके क्वेश्चन में याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से होता है। अगर आपके क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी भी त्रिभुज का आधार इतना है, उसकी ऊंचाई इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन कहा गया है, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर आपसे कहा गया कि किसी भी त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आपके लिए ये सूत्र लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आपका सूत्र क्या लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है, सारी बातें, तो ये सूत्र लगता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का लंब इतना है, त्रिभुज का आधार इतना है, तो त्रिभुज का कर्ण बताइए। ठीक है, तब आप पे ये सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये सूत्र लगेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तब आपका सूत्र क्या लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आपके त्रिभुज वाले इक्वेशन में अगर आपका आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, या इस तरीके से दिया होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AC बताइए। ठीक है, या ये दिया गया कि कर्ण इतना है, लंब इतना है, आधार बताइए, तो भी ये सूत्र लगेगा। यानी इन तीनों में से अगर दो पूछे गए हैं और कर्ण पूछ लिया या लंब पूछ लिया, आधार पूछ लिया, तो आपको बताना है। ठीक है, ये सूत्र लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग की। ठीक है, और आपको बता दें त्रिभुज का कोई क्या बोलते हैं, विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, अब वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 अंश के हो, वर्ग कहलाता है। देखिए ऐसा चतुर्भुज, ये चार भुजाओं वाला चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक जो है क्या होता है, और प्रत्येक चारों ओर कोण जो है वो 90 अंश का बना रहा हो। ठीक है, क्या हो,
चारों भुजाएं 90 अंश का कोण बनाती हूँ वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणे भुजा। परिमाप मतलब होता है ये पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं, ये परिमाप होता है। परिमाप मतलब जो है उसका बाहरी हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 4 गुणे भुजा, क्यों, क्योंकि भुजा 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 मिलकर क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक है, चलिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। ठीक है, वर्ग का ये विकर्ण होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। ठीक है, चलिए अब चतुर्भुज की बात करते हैं। तो आपको पता है 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, चाहे वो आपका आयत हो चाहे वो आपका वर्ग हो। ठीक है, तो ये हमारी ये क्या है, ये हमारा चतुर्भुज है। यानी 4 भुजाओं की आकृति से बने हुए या घिरी हुई भुजाओं को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश हो, आयत कहलाता है। यानी कि ऐसा कोण जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये 6 सेंटीमीटर, इसके सामने की भुजा 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर। तो जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाती है, वो आयत कहलाता है। और ये इसका प्रत्येक कोण जो है ये भी 90 अंश का होता है। ठीक है, चलिए अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के अंतःकोण समकोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, चलिए आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² + B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। आपके जो इक्वेशंस होती हैं करने को, समीकरण वगैरह और सर्व समीकरण वगैरह, उसमें बहुत इक्वेशन आपकी आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि a + b² बराबर क्या होता है, तो a + b² बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, या आप a² + 2ab + b² भी लिख सकते हैं। a - b² क्या होता है, ये रटे होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं रटे तो आप नहीं कर पाओगे। तो a - b² बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, a + b² क्या होता है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इस तरीके से भी लिख सकते हो। a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, a² - b² बराबर क्या होता है, a - b और a + b। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये देखिए a² + b² + c² बराबर क्या होता है, a + b + c का स्क्वायर। a² + b² + c² बराबर क्या होता है, a + b - c का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ca। ठीक है, वैसे ये इतना आता नहीं है, ज़्यादातर यही होता है। ज़्यादातर आपका a + b का स्क्वायर पूछा जाएगा, और यहाँ पर आपका a + b का होल ऑफ 3 और a - b का होल ऑफ 3 पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं। a + b का होल ऑफ 3 क्या होता है, a⁴ + b⁴ + 3ab a + b। ठीक है, a - b का होल ऑफ 3 क्या होता है, a⁴ - b⁴ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मुझे जो सही लगा, मैंने यहाँ पर जितने भी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर सारे करा दिए हैं। आपके 2 पॉइंट यहाँ पर छूट गए हैं, एक तो समरूपता और एक समानता वाला, वो हम आपको बताना भूल गए, यहाँ पर ऐड करना भूल गए, तो वो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊँगी। कल की वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी आपके पेपर में जो पूछे जा सकते हैं उनको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इजी पोर्शन बताऊंगी जिससे आप कर सकें, यानी जो हमारे मैथ्स में कमज़ोर प्रशिक्षु हैं वो भी कर सकें उनके लिए, यानी जितने जहां पर आपके मतलब आप आराम से पासिंग मार्क्स ले आओ, इतना तो कर सको। इतना मैं स्टार्टिंग में सारे इजी वाले बताऊंगी, फिर आपको जो हमारे मैथ्स जिनकी अच्छी है, जिन प्रशिक्षु की, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिनकी नहीं अच्छी वो भी पास हो जाएं। ऐसे आपको सारे सवाल बताऊंगी कि कौन से सवाल आप सबसे ज़्यादा पढ़ लें।
जैसे जो आज की मैंने जो थ्योरी बेस्ड ये आपको जो बताया है, थ्योरी जो भी आपको बताइए, ये आपको सारी पढ़ लेनी है। अब ये थ्योरी तो आप रट ही सकते हो, है ना, इसको तो समझ सकते हो, इसमें तो कोई सवाल करना नहीं है ना। ये अगर आ रही तो ये आपको नहीं भूलना है। बाकी आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो आपके इजी वाले क्वेश्चन थे, वो मैं आपको कराऊंगी कल। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।